Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with RP। So friends, आज का हमारा वीडियो जो है वो साइंस से रिलेटेड है। साइंस में बात करी जाए तो हम लोग का चैप्टर चल रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में विभिन्न जीवों में श्वसन अंगों के बारे में बात किया था। आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जो मनुष्य का श्वसन तंत्र है उसमें कौन कौन से मार्ग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं श्वसन में, रेस्पिरेशन में, उसकी बात करेंगे। ठीक है, सो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें जो मार्ग पार्टिसिपेट करते हैं उनमें से सबसे पहला मार्ग होता है जिसका नाम है नासा छिद्र। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, किसकी बात करेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं श्वसन तंत्र, वो भी किसके? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, यानी मानव श्वसन तंत्र, इसको आप अपने दिमाग में रखना। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया? सबसे पहला अंग क्या होता है? सबसे पहला अंग होता है नासा, उसको बोलते हैं नासा द्वार या नासा छिद्र भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? नासा छिद्र। ठीक है, और जिसे इंग्लिश में नोस्ट्रिल बोला जाता है। ठीक है, नोस्ट्रिल बोला जाता है। दूसरा अंग क्या होता है? नासा कपाट, जिसको क्या बोलते हैं? नासा कपाट। अभी इनको हम दिखाएंगे कौन कौन से हैं। देखिए, दूसरा कौन सा है? नासा कपाट, जिसे बोलते हैं नेजल चैम्बर। ठीक है, नेजल चैम्बर बोला जाता है। उसके बाद तीसरा आ जाएगा। तीसरा कौन सा होता है? तो वो है नासा ग्रसनी। ठीक है, क्या है? नासा ग्रसनी, और जिसे क्या बोलते हैं? नेसोफेरिंग्स इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेसोफेरिंग्स। और चौथा इसमें क्या आ जाएगा? चौथा है कंठ, जिसको स्वर तंत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्वर तंत्र। ठीक है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लैरिंग्स, है ना। उसके बाद पांचवा क्या आता है? पांचवा है इसमें वायु नली। वायु नली, जिसको क्या बोलते हैं? विंड पाइप बोला जाता है। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप बोलते हैं, या इसको ट्रैकिया भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। अब देखिए, मैंने क्या क्या बताया फ्रेंड्स? मैंने बताया सबसे पहला जो मार्ग होता है वो होता है नासा द्वार। तो ये नासा द्वार का है, तो देखिए जो ये हमारे नाक के दो छिद्र दिख रहे हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं नासा द्वार या नासा छिद्र। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला जो पार्ट है आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या कहलाता है? नासा कपाट कहलाता है, यानी नेजल चैम्बर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये दोनों आपको क्या समझ में है? नासा छिद्र। ये क्या है? नासा कपाट। नासा छिद्र, नासा कपाट। अब देखिए जो नासा ग्रसनी होती है वो कहाँ होती है? देखिए जो मुंह जब फैला रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेगा। देखिए, है ना। जो वी शेप्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जहाँ पर मतलब जीभ का अंत है, वहाँ से क्या स्टार्ट होता है? तो वो स्टार्ट होता है नासा ग्रसनी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेसोफेरिंग्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद नेसोफेरिंग्स के बाद यानी जो नासा ग्रसनी, उसके बाद ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या कहलाता है? कंठ कहलाता है। कंठ मतलब जिसे स्वर तंत्र भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, पहला नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट। फिर ये जीभ के लास्ट वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा? जीभ के सबसे मतलब जहाँ से जीभ ख़त्म होती है, उसके बाद जो उसके आगे वाला भाग है उसको बोलते हैं नासा ग्रसनी बोलते हैं। उसके बाद ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्वर तंत्र या कंठ कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे एक पाइप होती है, 17 सेंटीमीटर लंबी एक पाइप होती है, जिसको क्या बोलते हैं? विंड पाइप या फिर वायु नली बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें वायु जाती है इसलिए इसको वायु नली बोला जाता है। इंग्लिश में विंड पाइप बोला जाता है। ठीक है, वायु नली। अब इतना समझ में आया? नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट। यहाँ वाला पार्ट क्या कहलाता है? वो कहलाता है नासा ग्रसनी, ये स्वर तंत्र। उसके बाद ये वायु नली। अब देखिए वायु नली के बाद क्या होता है? जो वायु नली है ना हमारी, वो आगे जाके दो भागों में ऐसे डिवाइड हो जाती है।
नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा ग्रसनी, यहाँ पे स्वरतंत्र हो गया, ये वायुनली, और ये वायुनली आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, और जो ये दो भागों में ऐसे डिवाइड हुई ना, इसी में ऐसे ब्रांच पाई जाती है, शाखाएं पाई जाती हैं, और जो शाखाएं पाई जाती हैं उन्हीं के मुंह पर क्या होती है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। बैलून की तरह या गुच्छे के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसको बोलते हैं वायु कोष्ठ। क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठ बोलते हैं, और इंग्लिश में एल्वियोली बोलते हैं। अब एक बार इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। वैसे आपको इतने तो समझ में आया ना, नासा छिद्र, नासा कपाट, ये वाला नेजल चैम्बर है। ठीक है, नासा छिद्र, नासा कपाट, उसके बाद नासा ग्रसनी, फिर यहाँ पे क्या है हमारे नासा ग्रसनी के बाद स्वरतंत्र, फिर वायुनली। वायुनली दो भागों में डिवाइड हुई। अब आगे देखिए कैसे होता है, ये हम वायुनली से बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, वायुनली, और ये वायुनली मैंने बताया आगे जाके दो भागों में इस तरीके से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से क्या होती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। देखिए कैसे होता है, ये आगे जाके ऐसे दो भागों में डिवाइड हो जाती है ना। और उसके बाद मैंने क्या बताया, इसी में जो ये दो भागों में डिवाइड हुई, इसी में यहाँ पर ऐसे ऐसे करके ब्रांच पाई जाते हैं, खूब सारी, है ना, खूब सारी ऐसे ब्रांच, शाखाएं ऐसे निकली रहती हैं। ठीक है, और इन्हीं शाखाओं के मुंह पर यानी यहाँ पर मिलियन में ऐसे गुच्छे नुमा संरचना पाई जाती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। बैलून मतलब गुब्बारे नुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एल्वियोली, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है वायु कोष्ठ। क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठ। ठीक है, इंग्लिश में एल्वियोली बोला जाता है। तो आपको इतना समझ में आया, मैंने बताया ये क्या है, ये है हमारी वायुनली। ठीक है, ये क्या है, वायुनली है, और ये वायुनली आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, ब्रोंकाई। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। दो ब्रोंकाई होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, ऐसे ब्रांच पाई जाती है, और इन ब्रांच के मुंह पर ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर या गुब्बारे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, वायुकोष्ठ या एल्वियोली कहा जाता है। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए जो ये स्ट्रक्चर है ना, इसी में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे बाउंड्री बना दिए। तो ये जब बाउंड्री बना दिए तो ये क्या कहलाया, फेफड़ा कहलाया, है ना। जबकि हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम इसी जो ये बाउंड्री है इसको क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। लेकिन अब देखिए आपको समझ में आया होगा, मेन चीज़ तो ये सारी चीज़ें, ये बाउंड्री फेफड़ा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बाउंड्री भी होना ज़रूरी है ना, तभी तो ये सारी चीज़ें सुरक्षित रहेंगी। अब जब मैंने ये बाउंड्री बना दी तो ये फेफड़ा बन गया। तो आपको समझ में आया, नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा ग्रसनी, यहाँ पे स्वरतंत्र, वायुनली आगे जाके दो भागों में डिवाइड। ठीक है, जिसे ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई में ब्रांचें पाई जाती है, जिनके मुंह में क्या पाया जाता है, जो ब्रांचें हैं इनके मुंह में क्या पाया जाता है, वायुकोष्ठ पाया जाता है, यानी गुब्बारे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, वायुकोष्ठ बोलते हैं। इन सभी का काम क्या है, 1 बाय 1 बात करेंगे, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए। ठीक है, मैंने बता दिया इस चीज़ को। उसके बाद जब बाउंड्री बना दिया तो वो क्या हो गए, वो हो गए हमारे फेफड़ा बन गए। ठीक है, यानी लंग्स बन गए। अब देखिए जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स के बाद क्या आता है, लंग्स के बाद यहाँ पर मांस का एक टुकड़ा पाया जाता है, जो कि सी शेप्ड स्ट्रक्चर में होता है। इस प्रकार सी शेप्ड स्ट्रक्चर में होता है, जिसको क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं। तो देखिए अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, कौन कौन सी चीज़ें आई। पहला है नासाद्वार, नासा कपाट, नासा ग्रसनी, कंठ या स्वरतंत्र, वायुनली, और उसके बाद छठा क्या है इसमें, ब्रोंकाई। ठीक है, हिंदी इंग्लिश वही बोला जाता है। उसके बाद ब्रोंक्यूलस, ब्रोंकाई दो हैं इसलिए इसको ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए वायुकोष्ठ है,
है ना, वायु कोष्ठ है। फिर उसके बाद 8वें नंबर पे डायाफ्राम आया। अब यहाँ पे हमने कहीं पे लंग्स नहीं लिखा, क्यों? डायाफ्राम, ठीक है। अब लंग्स नहीं लिखा क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें लंग्स में ही पाई जाती हैं। जब इसके ऊपर बाउंड्री बना देते हैं यानी फेफड़ा, तो क्या कहलाते हैं? लंग्स बन जाते हैं, ठीक है। अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। एक बार जितने सारे मार्ग हैं उनको दिमाग में जल्दी से लाइए। पहला मैंने क्या बताया? नासा छिद्र, ये नासा कपाट, ये नासा कपाट है, ये नासा छिद्र है। उसके बाद जीभ जहाँ से खत्म होती है उसके बाद क्या स्टार्ट होता है? नासा ग्रसनी स्टार्ट होता है, ये स्वरतंत्र। फिर यहाँ पे नली होती है जिसको क्या बोलते हैं? वायु नली। वायु नली आगे जाके 2 भागों में डिवाइड हो गई। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के जो ब्रोंकाई जो 2 ब्रांचें होती हैं, 2 भागों में डिवाइड होती है, उनमें कई सारी ब्रांचें निकली हुई छोटी छोटी। उनके मुंह पर गुब्बारे के तरीके की संरचना पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठ बोलते हैं, अल्वियोली बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके बाद ये सारी संरचना हो गई। यहाँ पे मैंने क्या किया? बाउंड्री बना दिया, फेफड़ा कंप्लीट, है ना। उसके बाद क्या आता है? यहाँ पे एक सी शेप्ड इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है डायाफ्राम। अब फ्रेंड्स चलिए हम एक एक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको जितने सारे जो श्वसन मार्ग हैं आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए ये जो नासा द्वार है इनको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको ये दिख ही रहे हैं, ठीक है। नेजल चैम्बर भी कोई दिक्कत नहीं है बताने की, ये भी आपको समझ में आ रहा है, यानी नासा कपाट। नासा ग्रसनी की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ कंठ से क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वहाँ की बात करते हैं। लैरिंक्स से बात करते हैं। देखिए जो लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स जो होता है ना, वो इसको स्वर तंत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। अब जब ध्वनि उत्पन्न होती है, अब लैरिंक्स क्यों कहा जाता है एक बार ये समझिए। देखिए हम यहाँ पर देखिए, अब ध्वनि कैसे समझ में आया, कैसे लोगों को लगा यहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं और यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमारी आवाज़ में चेंज आ रहा है ना। और इसके अलावा हम बॉडी के किसी भी पार्ट में कहीं भी मारे, हाथ पैर कहीं भी मारे, हमारी आवाज़ में चेंज आ रहा नहीं आ रहा। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो हमारी आवाज़ में चेंज हो रहा। इसका मतलब क्या? आवाज़ हमारी यहीं से निकल रही। जो ये चौथा पार्ट है हमारा, उसको क्या बोलते हैं? स्वर तंत्र बोला जाता है या कंठ बोला जाता है। यहाँ पर टोटल 9 प्रकार के वोकल कार्ड पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के वोकल कार्ड पाए जाते हैं, जिसमें 3 जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। पेयर मतलब जोड़े में होते हैं। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। और 3 जो होते हैं वो सिंगल होते हैं। इस प्रकार टोटल कितने वोकल कार्ड पाए जाते हैं? तो टोटल 9 प्रकार के वोकल कार्ड पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि मेल और फीमेल में यहाँ पे जो वॉइस होती है, जो आवाज़ होती है वो पतली और मोटी होती है। इसका कारण क्या है? और मेल का जो कंठ होता है वो बड़ा होता है, फीमेल का कंठ छोटा होता है। उसका कारण क्या है? तो इसको समझते। देखिए मेल में कंठ बड़ा होने का कारण है मेल हार्मोन, ठीक है। मेल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल हार्मोन होता है, मेल में प्रेजेंट होता है। इस वजह से मेल में जो कंठ होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। अब समझ, फीमेल में ये होता नहीं, क्योंकि वो मेल हार्मोन है, तो इतना तो समझ ही रहे हैं आप। फीमेल में होता नहीं, इसलिए यहाँ पे इसका जो फीमेल होती है इसका कंठ छोटा होता है। अब बात करते हैं वॉइस की, यानी आवाज़ की। मेल में भारी की होती है और फीमेल में पतली की होती है, ये समझते हैं। तो जो वॉइस है, यानी जो वॉइस यहाँ पे उसको हम तीक्ष्णता से ले सकते हैं, मतलब पिच जो होती है ना, जो पिच को क्या बोलते हैं? तारत तो बोलते हैं ना। तीक्ष्ण कोई चीज़ कितनी है, तो ये डिपेंड करती है आवृत्ति पे, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी तारत तो उतना ज़्यादा होगा, पिच उतनी ज़्यादा होगी। यानी अगर हिंदी में बात करें तो आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा क्या होगा? तारत होगा, तीक्ष्ण उतनी ही चीज़ वो क्या, उतनी वो जो वॉइस होगी वो क्या होगी? तीक्ष्ण होगी, है ना। तारत तो पिच बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, एफ जितना ज़्यादा होगा, ठीक है। एफ जितना ज़्यादा होगा यानी फ्रिक्वेंसी जो तारत होगा वो भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए, ये पहले समझते हैं फ्रिक्वेंसी क्या होती है, उसके बाद समझते हैं क्या कारण है मोटा पतला, ठीक है। देखिए फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है? आवृत्ति। हिंदी में क्या बोलते हैं? आवृत्ति। अब ये समझते हैं होती क्या है। तो 1 सेकंड में कंपनों, 1 सेकंड में जो कंपनों की संख्या है ना, उसे ही क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। अब ये क्या मतलब? तो आप एक काम करिए, टाइमर सेट कीजिए 1 सेकंड का, ठीक है। और हम ये हिला रहे हैं, ठीक है, ये आवृत्ति है।
ये मान लेते हैं ये मेल में ऐसा होता है, ठीक है। मेल में क्या मान लेते हैं, ऐसा होता है जो हमारे कंपनों की संख्या है वही आवृत्ति कहलाती है। तो मान लीजिए मेल में 1 सेकंड आपने लगाया, हमने 4-5 बार किया, ठीक है, 5 बार मान लेते हैं। फीमेल में यही चीज़ क्या होती है, फीमेल में यही आवृत्ति ऐसे मतलब दिखाई नहीं दे, मान लो, ठीक है। आवृत्ति मतलब यूं 1 सेकंड में जितनी ज़्यादा आवृत्ति उतनी ज़्यादा तारत्व होगा। तो मेल में क्या होता है, यही आवृत्ति कम होती है, इसी कारण मेल में जो आवाज़ होती है वो भारी होती है, ठीक है। और फीमेल में यही आवृत्ति क्या होती है, यही आवृत्ति ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ पे जो तारत्व होता है वो अधिक होता है, यानी उनकी आवाज़ पतली होती है, ठीक है। आवाज़ में तीक्ष्णता ज़्यादा होती है, समझ में आया। भारीपन और पतले होने का कारण आपको समझ में आया, आवृत्ति समझ में आई। कंपनों की संख्या, ये है कंपन, जितनी ज़्यादा हो गई उतनी ज़्यादा हो गई, ठीक है। और जितना कम यूँ मरे मरे, अगर यूँ मरे मरे कर रहे हैं, मरे मरे समझ रहे हो, मतलब कहीं ना का मरे मरे चला था, वही तरह। तो ये हो गया, समझ में आया आपको। आवृत्ति समझ में आई ना क्या होती है। और आवृत्ति जो है, जो तारत्व है, आवृत्ति पे डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा जिसकी फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा उसकी पिच होगी, यानी आवाज़ उतनी ही ज़्यादा पतली होगी, ठीक है। तो आपको समझ में आया, यही कारण होता है जो मेल है उसमें फ्रिक्वेंसी कम होती है, पुरुषों में फ्रिक्वेंसी कम होती है, इसीलिए उसमें जो आवाज़ होती है वो क्या होती है, भारी होती है। अब फ्रिक्वेंसी कम है तो तारत्व तो कम हो जाएगा, तारत्व तो कम मतलब आवाज़ भारी। जो फीमेल होती है उसमें क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, उसका मतलब क्या, तारत्व तो ज़्यादा, तारत्व तो ज़्यादा मतलब आवाज़ पतली, है ना। तीक्ष्णता इसको बोलते हैं, जिसका मतलब। तो आई थिंक आपको ये पतली और मोटी होने का समझ में आया होगा। और बड़ा होने का क्या कारण था, कंठ मेल में वो था मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये हुआ कंठ या स्वरतंत्र से रिलेटेड। मैंने बताया क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कितने वोकल कार्ड प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल 9 वोकल कार्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 3 जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3 पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और 2 जो होते हैं वो 3 पेयर में प्रेजेंट होते हैं और 3 सिंगल होते हैं। पेयर में है इसका मतलब 6 हो गए, और 3 सिंगल, 6 3 9, टोटल 9 हो गए। अब आगे बात करते हैं वायुनली की। वायुनली ये 17 सेंटीमीटर लंबी एक पाइप होती है जिसमें वायु गुजरती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वायुनली बोलते हैं। और ये वायुनली आपस में इस तरीके जो ये 2 लाइनें हैं ना, ये आपस में चिपके ना, ठीक है। तो आपस में चिपके ना, इसके लिए यहाँ पे सी शेप्ड स्ट्रक्चर इस तरीके से पाया जाता है। सी के आकार की संरचना पाई जाती है, या बोल सकते हैं छल्ले की आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, हाइलिन कार्टिलेज कहा जाता है। क्या बोलते हैं, हाइलिन कार्टिलेज। और ये क्या करता है, हाइलिन कार्टिलेज, इसका नाम क्या है, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज। और ये क्या करते हैं, वायुनली को आपस में चिपकने से रोकते हैं। तो वायुनली के बारे में ये बात हो गई, आपको समझ में आया। अब आगे हम बात करते हैं वायुनली के बाद लंग्स की बात करते हैं, ठीक है। तो लंग्स, हमारे बॉडी में लंग्स कितने होते हैं, 2 प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर जो लंग्स हैं वो 5 खंडों में डिवाइड होते हैं, ठीक है। खंडों को लोब्स यहाँ पे कहा जाएगा, ठीक है। जो हमारे ये फेफड़े होते हैं वो 5 लोब्स में डिवाइड होते हैं। जो हमारा राइट हैंड साइड का लोब होता है ना, जब हम ऐसे खड़े होंगे तो राइट हैंड साइड हमारा कौन सा होगा, ये होगा। तो राइट हैंड साइड यानी जो दाहिने साइड में लोब की संख्या होती है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से 3 होती है। यहाँ पे 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, कितने, 3 लोब। और इधर यानी जो इधर जो होता है बाएं साइड वाला, यहाँ पे 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई। हमारी बॉडी में लंग्स की संख्या कितनी है, 2 है, यानी फेफड़ों की संख्या कितनी है, 2 है। और ये फेफड़े जो हैं 2 संख्या है, साथ में 3 यहाँ पे लोब्स में डिवाइड होते हैं, 3 खंडों में बटे होते हैं। जो राइट हैंड साइड का हमारा फेफड़ा है उसमें कितने लोब होते हैं, तो 3 लोब होते हैं। और जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाला है उसमें 2 लोब होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल 5 लोब होते हैं, दाहिने साइड 3, बाएं साइड 2। ये चीज़ आपको समझ में आई। और देखिए आगे क्या होता है, जो हमारा फेफड़ा है वो चारों ओर एक आवरण से घिरा होता है, ठीक है, जो कि डबल लेयर में होती है। दो लेयर की संरचना होती है ये, ठीक है। जिस आवरण से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं, प्ल्यूरा बोला जाता है। क्या बोलते हैं, प्ल्यूरा। और ये जो प्ल्यूरा है इसको क्या बोलते हैं, प्ल्यूरा बोलते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा,
प्लूरा बोलते हैं, या फुफ्फुसीय आवरण बोला जाता है, या फुफ्फुस आवरण क्या बोलते हैं इसको, फुफ्फुस आवरण बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुस आवरण बोला जाता है ना। तो हमने बताया जो हमारा लंग्स है बाहर की तरफ से एक आवरण से घिरा होता है जिसको बोलते हैं प्लूरा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, यहाँ पे फुफ्फुस आवरण नहीं पूछा जाता, यहाँ पे प्लूरा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये प्लूरा 2 लेयर से मिलकर बना होता है, एक होती है पेराइटल प्लूरा और एक होती है विसरल प्लूरा। ठीक है, सेम जैसे हम लोगों ने हार्ट में पढ़ा था। और इसके अंदर एक द्रव भरा होता है। ठीक है, इसके अंदर प्लूरल द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, जो कि क्या करता है, ये हमारे लंग्स को नमी और बाहरी आघातों से रक्षा करता है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आई। ये यहाँ पे द्रव भरा होता है। तो हमने बताया लंग्स कितने हमारी बॉडी में, 2 हैं, 5 खंडों में डिवाइड है, 5 लोब प्रेजेंट है, दाहिने साइड 3 है, बाएं साइड कितने हैं, 2 हैं। हमारा जो लंग्स है वो बाहर की तरफ एक आवरण से घिरा हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं हमारे लंग्स के अंदर वायु नली के बाद मैंने बताया था 2 भागों में ये डिवाइड हो जाती हैं जिनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। अब हमारे लंग्स के अंदर यहाँ पर देखिए ये मिलियंस में, कम से कम 300 मिलियन समथिंग है ना, मिलियंस में ये गुब्बारे नुमा संरचना पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। लंग्स के बारे में पता चल गया। लंग्स के बारे में सिर्फ कितनी चीज़ें याद रखनी है, 2 लंग्स होते हैं तो सबको पता है। लोब याद रखना ज़रूर, यहाँ पे 5 लोब होते हैं, दाहिने साइड 3, बाएं साइड 2 होते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ एक आवरण पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। अब इसके अंदर की बात करते हैं, अंदर क्या पाया जाता है। मैंने बताया यहाँ पे मिलियंस में वायु कोष्ठ प्रेजेंट होते हैं, और जो ये वायु कोष्ठ हैं जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है, इन्हीं में वायु आकर क्या होती है, वायु भरती है, यहीं पर आकर रुकती है वायु। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो यूं ही बनी समझ लीजिए, मतलब इनका वर्क है, लेकिन जो मेन वर्क है वो है एल्वियोली का। ठीक है, इसी में आकर क्या होती है, वायु इकट्ठा होती है। इसीलिए एल्वियोली को क्या कहा जाता है, फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, वो है वायु कोष्ठ। ठीक है, वायु कोष्ठ मतलब समझ रहे हैं, जिसमें वायु इकट्ठा होती है, ये है क्या, ये है वायु कोष्ठ। ठीक है, आपके दिमाग में अच्छे से भर जाना चाहिए, हम भी बता रहे हैं। यहाँ पे क्या भरती है, वायु भरती है ना, तो इनको क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठ बोलते हैं। और वायु कोष्ठ को फेफड़े की क्या बोला जाता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। अब देखिए जो वायु कोष्ठ है, ये निमोनिया में क्या होता है, एक निमोनिया रोग है ना, निमोनिया में क्या होता है, जो वायु कोष्ठ में ऑक्सीजन भर रही थी सांस लेने के बाद, वो उसमें क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। जो ये निमोनिया जब रोग होता है तो इन्हीं वायु कोष्ठ में क्या भर जाता है, पानी भर जाता है, जिससे क्या होता है, जो बच्चा वो सांस नहीं ले पाता। हालांकि सांस तो लेता है लेकिन सांस इकट्ठा नहीं हो पाती, जिसके कारण क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। निमोनिया बच्चों और बूढ़ों में होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आपके दिमाग में आता होगा कि लंग्स में पानी कैसे जाता है। तो देखिए, यानी जो वायु कोष्ठ है इसमें पानी कैसे जाता है, तो देखिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, उसमें वातावरण में हमारे द्रव उपस्थित होता है। ठीक है, वो हम लोगों को दिखता नहीं है। आप कभी खूब ठंडा पानी लीजिए, रखिए, और बाहर की सारी वायु आपको समझ में आएगी, सारा द्रव इकट्ठा हो जाएगा बाहर की तरफ। जैसे ही ठंडी सतह मिलेगी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर वायु है, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में वायु प्रेजेंट होती है ना। संघनन का प्रोसेस वहाँ पे दिखेगा आपको, है ना। जब ठंडा पानी गिलास में डालोगे ना तो देखा होगा बाहरी सतह पर क्या होता है, बूंदे बूंदे खूब सारी इकट्ठा हो जाती है ना। वो पानी नहीं होता जो अंदर होता है, वो एटमॉस्फेयर का पानी होता है जो कि बूंद में कन्वर्ट हो जाता है सतह ठंडी होने के कारण, है ना। ये संघनन का प्रोसेस है। जब संघनन वगैरह पढ़ाएंगे, यदि होगा तो ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में है। सेम वही चीज़ यहाँ पर हो जाता है कि यहाँ क्या होता है, जो वायु कोष्ठ है यानी जो एल्वियोली हैं, इसमें क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, वो सांस नहीं ले पाता। ये हुआ निमोनिया वाले रोग में ऐसा होता है। एक टीबी रोग होता है जिसे क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसका जो बैक्टीरिया होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस।
ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया है। और जो ये टीबी रोग होता है ना, इसका जो बैक्टीरिया है ना वो क्या करता है, ये जो एल्वियोली है ना इसी को वो खा डालता है। इसको खा के क्या कर देता है, इसमें छेद कर देता है, जिससे जब वो व्यक्ति टीबी से ग्रसित व्यक्ति खांसता है या जब उल्टी करता है तो खून की उल्टी होती है ना, क्योंकि इसी को वो खा डालता है ना। अब देखिए ये टीबी रोग में हो गया। कोरोना में क्या होता था, कोरोना में जहाँ पर ये वायु कोष्ठ में वायु भर रही थी, इन्हीं वायु कोष्ठ में कोरोना वायरस सारे भर गए थे। इसी वजह से लोगों की मृत्यु हो जा रही थी, क्योंकि मेन काम तो यही कर रहा है, वायु को इकट्ठा तो यही करता है। और जब वायु इकट्ठा नहीं होगी तो हम कैसे जीवित रहेंगे। तो आप समझ पाए कि एक डिप्थीरिया रोग होता है। डिप्थीरिया में भी क्या होता है, यही हमारे लंग्स अफेक्टेड होते हैं, एल्वियोली नहीं होते, उसमें ये विंड पाइप अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है, वायु नली अफेक्टेड हो जाती है, प्रभावित होती है। तो डिप्थीरिया हो गया, टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, कोरोना हो गया, ये सारे हमने रोग भी बताया आपको, है ना, तो दिमाग में रखना। अब आगे बात करते हैं, ये हो गया एल्वियोली से संबंधित। अब आगे बात करते हैं हम डायाफ्राम की। तो डायाफ्राम क्या करता है, हमारे ब्रीदिंग में हेल्प करता है, श्वास बोलते हैं जिसे। ब्रीदिंग मैंने सबसे पहले बताया था, ये क्या होती है, देखो, है ना, सांस को लेना और बाहर छोड़ना, ये क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है, श्वास कहलाता है ना। इनहेलेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, है ना। अंतःश्वसन, बाह्य श्वसन, श्वसन, अंतःश्वसन, बाह्य श्वसन नहीं बोलेंगे, अंतःश्वसन, निःश्वसन, है ना। सांस को लेना और छोड़ना क्या कहलाता है, श्वास कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है ना। और ब्रीदिंग में जो डायाफ्राम होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये कैसे रोल प्ले करता है ये देखते हैं। जब हम अपने नाक के थ्रू एयर को लिए, ठीक है, वायु को लेते हैं, नेजल चैम्बर में गई, अब सारी चीज़ें इमेजिन करिए जो जो मैंने बताया है। हमने वायु को लिया नाक से, नेजल चैम्बर में गई, फिर नासाग्रसनी में गई, फिर यहाँ स्वरतंत्र में गई, फिर वायु नली में गई, फिर आगे दो भागों में डिवाइड थी वायु नली, ब्रोंकाई में गई, यहाँ पे ब्रांचेस प्रेजेंट है, उनसे होते हुए कहाँ इकट्ठा हो गई, हमारे एल्वियोली में इकट्ठा हो गई, है ना। ये इकट्ठा तो होती है, लेकिन ये होती कैसे है, पहले भर्ती तो होगी तभी तो इकट्ठा होती होगी, ऐसा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देखिए अब ये कैसे काम करता है, जब हम सांस को लेते हैं तो क्या होता है, जो ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया था, अब यहाँ पे मैंने आवरण बना दिया तो छोटा पड़ गया ना। देखिए यहाँ पे ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है। जब वायु इसके अंदर आती है तो ये क्या होता है, ये समतल हो जाता है, ठीक है, समतल हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, वायु भर पाती है। और जब भर जाती है, जब यहाँ पे वायु भरने के बाद क्या होता है, ये उसके बाद जब वायु भर जाती है तो ये फिर से अपने जिस स्ट्रक्चर में होता है उसी संरचना में आ जाता है, और फिर उसके बाद वायु बाहर हो जाती है। यहाँ पे ऑक्सीजन जब चली जाती है तो और जो बची हुई और जो एक्स्ट्रा वायु है जैसे नाइट्रोजन वगैरह फिर से बाहर फेंक देता है ये। तो देखिए ये होता कैसे है, जो हमारी एयर है, आई थिंक आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए जो हमारी एयर है, एयर मतलब वायु, ठीक है, वो कैसे कैसे उसका कंडक्शन होता है, तो वो होता है हाई टू लो। हाई टू लो मतलब हाई टू लो प्रेशर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु हमारी बहती है, ठीक है, हम ये कह रहे हैं। अब देखिए जो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, है ना। अब हमें इसका कोई मतलब नहीं है, P इक्वल टू 1 अपॉन में लिख सकते हैं, यानी अगर एरिया बढ़ा तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। एरिया अगर घटा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ क्या होता है, जब ये हमारा क्या है, ये हमारा डायाफ्राम है, ठीक है। जब वायु अंदर आती कैसे है, जब ये वायु अंदर आती है तो ये क्या होता है, समतल हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, एरिया बढ़ गया, है ना, क्षेत्रफल बढ़ गया है ना। तो क्षेत्रफल अगर बढ़ा तो क्या होता है, प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। दाब कम हुआ, प्रेशर कम हो गया। जब एरिया बढ़ा दाब कम हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर यही चीज़ तो हमने पढ़ा कि प्रेशर अगर एरिया कम होता है तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। एरिया अगर कम हुआ तो प्रेशर क्या हुआ, बढ़ गया। एरिया अगर ज़्यादा हुआ तो ये कम हो जाता है। अब यहाँ पे हो गया प्रेशर कम। अब हमने क्या पढ़ा कि जो वायु है ये हाई से लो की ओर बहती है, प्रेशर कम हो गया तो यहाँ पे लो प्रेशर हो गया। यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ,
है ना, लो प्रेशर क्रिएट हुआ। बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर है, तो वायु क्या होगी, एटमॉस्फेयर से कहाँ आ जाएगी, डायरेक्ट यहाँ हमारे लंग्स में आ जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब देखिए फिर जब ये अपनी फिर से उसी कंडीशन में चला जाता है, इस वाली कंडीशन में, जब समतल होता है तब ये प्रोसेस होता है, जब ये इस कंडीशन में होता है तब क्या होता है, इस कंडीशन में एरिया क्या हो गया, कम हो गया, यानी नीचे जो कर रहा है ये कम है, तो प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब प्रेशर यहाँ ज़्यादा हो गया तो वायु क्या होगी, बाहर की तरफ जाएगी। तो आपको समझ में आया कि कैसे वायु अंदर आती है, कैसे बाहर जाती है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो ये हुआ डायाफ्राम के बारे में। डायाफ्राम हमारा ब्रीदिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और ये कैसे वर्क करता है ये भी मैंने बताया। ये होता क्या है, तो एक मांस का टुकड़ा होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। जब कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर जो पंजरी जिसे बोलते हैं गाँव में ना, ये अगर टूट जाती है तो बहुत दिक्कत होती है सांस लेने में ना। और देखो आह करा करते हैं ना, मतलब अगर जैसे कि यहाँ मार दो ना तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। क्यों, क्योंकि यही तो काम कर रहा है, अगर ये ना हो तो हम कैसे सांस ले पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया डायाफ्राम के बारे में। अब बात करते हैं जो लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, जो गर्भवती स्त्री होती है, उसमें डायाफ्राम कैसे वर्क करता है। अब उनका पेट तो ऐसे आ जाता है, मतलब इतना ज़्यादा पेट ही हो जाता है कि डायाफ्राम नीचे जा ही नहीं पाता। डायाफ्राम नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, यही काम होता है। जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो पेट इतना ज़्यादा बच्चा ही आ जाता है कि डायाफ्राम नीचे जा नहीं पाता। जो बच्चा होता है वो डायाफ्राम से कहता है कि डायाफ्राम चच्चा हम आ गए अभी, है ना, यहाँ पे। तो होता क्या है वहाँ पर, अब डायाफ्राम क्या करे, नीचे ज़्यादा जा नहीं पाता, तो लेडी जो होती है प्रेग्नेंट, वो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, है ना। तब देखिए भगवान का करिश्मा यहाँ पे, भगवान ने क्या किया, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनकी रिब्स जो होती है ना, वो फैलती सिकुड़ती हैं। वहाँ पर डायाफ्राम ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता, तो वहाँ पर रिब्स काम करती हैं। फिर रिब्स फैलती हैं सिकुड़ती हैं, जिसके थ्रू वो सांस ले पाती है ना। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। रिब्स के थ्रू वो सांस लेती हैं, रिब्स फैलती और सिकुड़ती हैं, तब वायु क्या होती है, भर पाती है हमारे लंग्स में, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। इसीलिए कहा जाता है जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भारी काम नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनका जो डायाफ्राम है वो तो देखा जाए ज़्यादा नीचे जा ही नहीं पाता, है ना, ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता, उनकी रिब्स ही काम करती हैं, तो इनमें ज़्यादा जोर नहीं लगना चाहिए, है ना। समझ रहे हैं इस चीज़ को। और देखा जाए अगर प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आप ज़्यादा भारी काम ना करें, लेकिन आप लेटी तो बिल्कुल ना रहें, है ना। क्यों, क्योंकि आप काम करेंगे तो आपका जो बच्चा होगा वो मजबूत होगा, हर तरीके से मजबूत होगा, वो माइंडली होगा, पढ़ने में तेज होगा, हर चीज़ अच्छे से समझ पाएगा। उसे जब दर्द का एहसास होगा ना तो उसको समझ में वो उसकी बॉडी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, है ना। अगर उसे बिल्कुल दर्द का एहसास नहीं होगा और जब वो बाहरी दुनिया में आएगा ना, जब भी कोई चीज़ उससे होगी तो वो बहुत जल्दी उससे परेशान हो जाएगा, मतलब वो देखा जाए वो भी उसी तरीके का आलसी होगा। तो इसीलिए कहा जाता है जब भी पेट में बच्चा हो तो आप भारी काम ना करें, लेकिन काम ज़रूर करें, ठीक है। लेटे बिल्कुल ना रहें, क्योंकि इससे आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा, दिमागी रहेगा, है ना, पढ़ने लिखने में तेज होगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को। ये हुआ डायाफ्राम से रिलेटेड। आज हमने सारी चीज़ें बताई रेस्पिरेटरी मार्ग से रिलेटेड। इस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोला जाता है ना।